18 फरवरी 1930 ये वो दिन था जब एक साइंसदान ने नेपच्यून से आगे एक सियारे को ढूंढा था। ये ऐसा सियारा है जिस पर हमारे सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। अगर हम इस सियारे से अपने सूरज को देखें तो हमारा सूरज बहुत ही छोटा दिखाई देता है। इस सियारे की खसूसियात को देखने के बाद उस साइंसदान की बेटी ने इसे प्लूटो का नाम दिया। साइज में छोटा होने की वजह से साइंसदानों ने इसे सियारा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 2015 में ये सब कुछ बदल गया जब साइंसदानों ने जुलाई 2015 में न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट के जरिए पहली बार प्लूटो को देखा। साइंसदान ये देखकर हैरान हो गए कि कैसे सूरज से इतनी दूर होने के बावजूद इस सियारे की सतह हमारी जमीन से मिलती जुलती है। प्लूटो पर हमारी जमीन जैसे पहाड़ हैं, समुंदर हैं और इसके पास एक एटमॉस्फेयर भी है। ये सब देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने प्लूटो के बारे में डिटेल से रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें ये पता चला कि प्लूटो पर ये सब कुछ होना बिल्कुल सही है। बर्फ से ढके हुए सियारे के पहाड़ों को देखें। आपको क्या लगता है कि ये बर्फ किस चीज की बनी है? अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि ये पहाड़ पानी से बने हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारी जमीन पर बर्फ पानी से बनती है, लेकिन प्लूटो पर यह बर्फ मीथेन से बनी है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में क्या है। इसका एटमॉस्फेयर मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। ये तमाम चीजें प्लूटो को जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा ब्लू कलर दिखाती हैं। प्लूटो को मजीद स्टडी करने से साइंसदानों को इस बात का प्रूफ भी मिल गया कि माजी में प्लूटो की सरफेस पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद था। लेकिन जरा रुकिए, एक ऐसा सियारा यहाँ हर वक्त अंधेरा रहता है, यानी कि इस पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। आखिर इतने ज्यादा टेम्परेचर में लिक्विड वाटर कैसे मौजूद हो सकता है? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब उसकी सरफेस पर मौजूद ये लाल रीजन है। प्लूटो की पहली तस्वीर जारी होने के बाद इसकी हार्ट शेप का ये एरिया बहुत ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन फ्रोजन नाइट्रोजन से भरे प्लूटो के हार्ट के पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस रीजन मौजूद है जो प्लूटो के ऑर्बिट से ब्लू व्हेल की तरह दिखाई देता है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इसे रेड व्हेल का नाम दिया है। अब इस मिस्टीरियस रीजन की फॉर्मेशन को समझने के लिए साइंसदानों ने बहुत ज्यादा अंदाजे लगाए। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी के मुताबिक सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त ये रीजन किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के प्लूटो के साथ टकराने की वजह से बना है और फिर इस टक्कर की फोर्स से इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज हुई कि उसने वहां मौजूद बर्फ को पिघलाकर पानी का समुद्र बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तमाम सियारों की फॉर्मेशन के वक्त हमारी जमीन पर एक्टिव वोल्केनो लावा की बारिश कर रहे थे तो उस वक्त प्लूटो पर लिक्विड वाटर मौजूद था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, आज हमारी जमीन का समुद्र लाल नहीं है तो फिर प्लूटो के पानी में ऐसा क्या था जिसने इसकी सरफेस को ये रेड कलर दिया? इसको लेकर साइंसदानों के दरमियान बहुत ज्यादा बहस हो रही है। अगर वो जल्द इस बहस को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें प्लूटो की इमेज और सैंपल को कलेक्ट करना होगा। ये काम या तो कोई रोवर कर सकता है या फिर मैन्ड मिशन कर सकता है। इस मिशन में 9.5 साल लग जाएंगे। अगर कोई साइंसदान इतना लंबा सफर कर भी लेगा तो वो प्लूटो के एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन की वजह से फ्रीज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के प्रोफेसर ने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर कई महीनों तक हीट एक्सपेरिमेंट किए। इसके पीछे ये वजह थी कि जब प्लूटो का समुद्र बना होगा उस वक्त इसकी सरफेस किसी इम्पैक्ट की वजह से बहुत ज्यादा गर्म होगी और प्रोफेसर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट किया जो उस वक्त प्लूटो के ओशन में मौजूद हो सकते हैं। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कई महीनों तक 50 डिग्री पर मुसलसल गर्म करने के बाद उनका कलर भी प्लूटो की सरफेस के कलर जैसा होगा और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। अब इसका मतलब बिल्कुल वाज़िया है कि प्लूटो की सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग डेज में प्लूटो के समुद्र में लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ का मटेरियल मौजूद था? क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है और जिंदगी के इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मौजूद थे। इस सवाल का जवाब और प्लूटो पर लाइफ के चांसेस पर साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अब जिस इम्पैक्ट ने प्लूटो पर समुद्र बनाए उसी इम्पैक्ट ने प्लूटो के चांद को भी बनाया था। उसी इम्पैक्ट की वजह से प्लूटो के चांद भी बने। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्लूटो जैसे छोटे सियारे के 5 मून्स हैं
इनमें से सबसे बड़ा मून चेरॉन है। ये इतना बड़ा है कि इसका साइज प्लूटो के 50% जितना है, जिसकी वजह से ये प्लूटो के साथ टाइटली लॉक्ड है। हमारी जमीन का चांद भी टाइटली लॉक्ड है, लेकिन इसकी सिर्फ एक साइड ही जमीन की तरफ होती है। सेम यही कंडीशन प्लूटो के मून के साथ भी है। इसका एक नुकसान ये भी है कि हमारे चांद को जमीन को ऑर्बिट करना पड़ता है, लेकिन चिरॉन और प्लूटो सेंटर ऑफ मार्स के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। बस यही वजह है कि चिरॉन को प्लूटो का मून मानने की बजाय इन्हें डबल प्लैनेट सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, एक और साइंसदान के मुताबिक प्लूटो की फॉर्मेशन सियारे की तरह नहीं हुई थी। साइंसदान को कहना है कि जब सोलर सिस्टम में सियारे बन रहे थे तब प्लूटो नेपच्यून का मून हुआ करता था और ये नेपच्यून के गिर्द ऑर्बिट भी करता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो एक सियारा बन गया। एक थ्योरी के मुताबिक सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त नेपच्यून के करीब से एक मैसिव सियारा गुजरा था और इस सियारे की ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्लूटो को नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया और फिर इसे सूरज के एक अलग ही ऑर्बिट में भेज दिया। अब ये थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है, इसके बारे में अभी भी स्टडी की जा रही है। लेकिन अगर हम न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो उसके जरिए इकट्ठे किए गए डेटा की मदद से साइंसदान ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन से बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम फ्यूचर में मार्स और यूरोपा के साथ साथ प्लूटो पर भी इंसानों को भेज सकते हैं। अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पर हम पावर कैसे जनरेट करेंगे। हो सकता है कि हम फ्यूचर में प्लूटो के अंडरग्राउंड ओशन के पानी का यूज करके एनर्जी जनरेट कर सकें, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी हमारी पावर का मेन सोर्स बन जाए। लेकिन अगर हमने थोड़ा इंतजार किया तो हमें लो टेम्परेचर की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कई अरब साल बाद हमारा सूरज एक्सपैंड होने लगेगा और हमारी जमीन और मार्स को अपने अंदर समा लेगा और हमारे सूरज का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इस वक्त प्लूटो की सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री होगा, जो इंसानों के रहने के लिए बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में हमारा सूरज 1 मिलियन ईयर तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि मार्स और यूरोपा के बाद प्लूटो ही इंसानों के रहने की जगह होगी। अगर इस वक्त तक इंसानों ने इंटरस्टेलर ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ लिया तो फिर हम दूसरे स्टार सिस्टम तक भी पहुंच सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।